नमस्कार दोस्तों, मैं पायल साहू। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, जो विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं। वो एक शिक्षक भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और चलिए तो फिर हम मिलते हैं उनसे, उनके इन कार्य के क्षेत्र के बारे में कि उनका सफ़र कैसा रहा, उनका अनुभव कैसा है, वो कैसे इन सभी विधाओं में कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पायल जी, फिर आप एक बार आपका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बताइए बताइए। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप इन विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं लगातार 30-40 वर्षों से आप इन फील्ड में आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मार्केटिंग के फील्ड में, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, समाज सेवी, तो इन फील्ड में आपका सफर, आपका अनुभव कैसा रहा, आपके कार्य और इन सभी चीजों के बारे में आपसे जानकारी। बहुत बड़ा विषय है आपने जो पूछा है कि विभिन्न बात में है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, ये सब ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें की प्रेरणा आ रही है और हमारे अंदर कुछ हम किसी की कोई मदद कर सकते हैं, प्रकृति की कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो आपने जैसे मार्केटिंग की बात की, तो ये एक बहुत टफ जॉब है था हमारे जीवन में। और मैं किसी कंपनी में ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग भी रहा हूँ। तो हमें हर महीने का टारगेट मिलता था, कलेक्शन का टारगेट मिलता था, प्रोडक्शन का टारगेट मिलता था। तो उस पार्ट का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है तो हमको 2 महीने बाद में क्या क्या सामान लगेगा उसकी हमने पहले तैयारी करनी है। फिर कितने ऑर्डर हमारे पास 2 महीने बाद आएंगे, हम उसको सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने काफ़ी काम किया। और अच्छा रिजल्ट देने के नाते प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता गया और मैं एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा था। तब तक फिर शादी हो गई और शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ गया। तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप एक शिक्षक का रोल प्ले कैसे की, क्या क्या चीजों का आपको सामना करना पड़ा, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या चीजें आपको सीखने को मिली, तो ये देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है कृष्णा पब्लिक स्कूल। और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और शुरू में मैंने नेहरू नगर स्कूल से शुरुआत की, फिर उसके बाद रायपुर भी आया, फिर सुंदर नगर भी गया, फिर बिलासपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल में हमने काम किया, फिर रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल दूना में काम किया, फिर रायपुर के ही कृष्णा पब्लिक स्कूल सुंदर नगर से लेके हमने रायपुर में सरोना में भी काम किया। इन सब चीज़ों के दौरान एक थोड़ा सा विश्राम का जब समय मिलता था तो मैं सोचता था कि ये चीज़ें हों, ऐसी हों, इस तरीके से हों। आज की जो शिक्षा नीति है, अभी तो एक एनईपी भी आ चुकी है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसलिए थोड़ा हम अपने आप को ये सोचे कि भाई इन सब चीज़ों के अलावा हम कुछ अलग से कर सकें। मतलब जो कृष्णा पब्लिक स्कूल के जो मालिक लोग हैं और उनके साथ हमने जब काम किया तो उसका भी एक अनुभव हुआ कि एक प्रोफेशनल स्कूल को कैसे चलाया जा सकता है। दूसरा ये भी अनुभव हुआ कि किस तरीके से हमें स्कूल के बच्चों को देश के भविष्य को बनाने का हम कार्य कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया लाइफ में जब हमको ऐसा लगा कि हमें कुछ अपने तरफ से भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है और छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, तो इन सब जगह पढ़ाई वही होती है, लेकिन फिर भी उनकी मान्यताएं अलग अलग है।
और वो लोग अपने आप को अलग ही बताते हैं। तो कुल मिला के सभी लोग 2 और 3 को 5 ही बोलेंगे। तो जब हम क्लास 12th में आते हैं तो क्लास 12th जब पास करता है बच्चा तो उसको एग्जाम देना रहता है। तो वो एग्जामिनेशन जो होता है उसमें ये बोला जाता है कि भाई आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके पेपर ये रहे। तो कुल मिला के ये सारी नदियां जो अलग अलग जगह से निकली हैं वो वहाँ क्लास 12th में जाने के बाद एक ही हो जाती है और क्लास 12th तक का सारा कैरिकुलम एक ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारा इतिहास, हमारे लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं और इसकी क्या हमारे वर्तमान सानिध्य में इसकी आवश्यकता है। हमने इतिहास में पढ़ा बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा। अब कौन किसका बाप था, कौन किसका बेटा था, हमें इससे क्या लेना देना। उन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को आघात पहुंचाया और उसमें जितने लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की या उनके अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश की, तो उनके बारे में इतिहास में हमें कहीं नहीं मिलता कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें यह बताया गया कि जलियांवाला बाग एक दुर्घटना थी। तो वो दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों ने, उस कौम के लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई के लिए एक सभा बुलाई थी। और सभा में जनरल डायर ने ये जैसे ही उसको पता चला तो उसने सैनिकों को सब जगह भेज दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीयों को भारतीयों से ही लड़ाया गया। भाई जो पुराने लोग थे, जो हमारे भारत के पुराने लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों या मुगलों के शासन को स्वीकार कर लिया और उनके प्रति समर्पित हो गए, तो उन्होंने अपना धर्म बदल दिया और वो हमारे ही भाई थे। तो अंग्रेजों ने चाहे मुगलों ने जो भी काम किए इस तरह के, जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को तोड़कर जिनको मिला लिया, वही लोग अब हमारे अगेंस्ट में होकर हमसे लड़ रहे हैं। तो हमको एक शिक्षा पद्धति ऐसी बनानी होगी या ऐसी कुछ शिक्षा पद्धति से हमको जोड़ना होगा जिसमें हम व्यवहारिक पक्ष को स्वाभाविकता से हम स्वीकार कर सकें। तो इसलिए मैंने यह सोचा कि चूंकि कृष्णा पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से ही रिलेटेड है और वो बोर्ड के हिसाब से चलता है और हम सीबीएसई बोर्ड की मान्यता के आधार पर हम कुछ दूसरा पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो पालकों से भी बातचीत करनी पड़ती है, सब लोगों की बातचीत करनी पड़ती है। तो हमने एक अपना छोटा सा एक ग्रुप बनाया। छोटा सा ग्रुप बना के हमने ये कोशिश की कि हम सभी बोर्ड के लोगों से बात करें और उनकी यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद हमने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंटल हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना कार्य करता है वो व्यक्ति निर्माण के लिए काम कर रहा है। और व्यक्ति निर्माण जब होता है तो जब वो व्यक्ति उस दौर से गुजर जाता है और कुछ सीख जाता है, तो संघ की तरफ से उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है। और जब पढ़ाते पढ़ाते काफी समय निकल गया और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे किंडरगार्टन स्कूल डाले। और उस किंडरगार्टन स्कूल में हम लोगों ने बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ, टीचरों के साथ बातचीत करके एक ट्रेनिंग जैसा कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोगों ने भारत की जो प्राचीन 15,000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसके ऊपर अध्ययन करने के पश्चात जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, जैसे संस्कार है, सहायता करना है, प्रकृति की सेवा करना है। ये आपको किसी भी बोर्ड में ये नहीं मिलेगा कि भाई हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए या हमको माता पिता ने पाला पोसा तो हमें उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, गायों को प्रकृति के अनुसार हमको संरक्षण देना चाहिए, पक्षियों को हमको संरक्षण देना चाहिए। या इनके बारे में बच्चों को कुछ डिग्रियां बड़े कॉलेजेस में दी जाती हैं और वो डिग्रियों में इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अभाव रहता है।
लेकिन छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर नशा और मुख्य जो जिम्मेदारी है, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, उससे वो अलग हो रहे हैं, प्रकृति से अलग हो रहे हैं और गांव से पलायन भी हो रहा है। हमारे जो ऐसे कृषि वैज्ञानिक रहे जिन्होंने हरित क्रांति लाई, कुछ ने श्वेत क्रांति लाई, जिन्होंने दुग्ध का काम किया, ऐसा काम करना या समाज सेवा का कोई काम करना, ऐसा कोई कैरिकुलम, ऐसी कोई चीज हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो हमने एक नई दिशा में इस तरह का प्रयास किया है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आप एक ब्राह्मण है, पंडित है, तो आपका आध्यात्म के क्षेत्र में भी जो रुझान है, तो इसके विषय में आप क्या? ये तो एक अलग बात है। हम सब के हृदय में मेरा ऐसा मानना है कि एक आत्मा है और उस आत्मा का कोई लिंग नहीं होता और उस आत्मा के ऊपर जो कपड़ा उड़ाया जाता है वो स्त्री और पुरुष के शरीर का कपड़ा उड़ा दिया जाता है और जब वो कपड़ा पहन लेती है वो आत्मा, तो फिर वो उस हिसाब से काम करती है और लोग उस चीज को समझते हैं और उस चीज के हिसाब से लोग चलते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं है, लेकिन समाज में ऐसी कई चीजें हैं कि लोगों को ये लगता है कि जो स्त्री का शरीर है वो भोग की व्यवस्था है। तो मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे देश की 50% जनता घर में रहती है जो महिलाओं के रूप में है। यदि वो सब लोग आ जाएं तो हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। और वर्तमान में जो सरकार का काम है वो 1-2 सालों के लिए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि सब जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय हमको अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन काम नहीं है यदि हम हर भारतीय ये काम कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, वैज्ञानिकता पर भी हम काम कर रहे हैं, सुविधाओं बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं, राष्ट्र नीति पर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, शिक्षा नीति के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम सब लोग प्रकृति के साथ जुड़ते हुए काम करें। वरना आप देखेंगे कि जानवरों में और मनुष्यों में कोई फर्क नहीं है। वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और जितना ज्ञान उनको आता है वो उतना देते हैं और फिर वो सब चीज करते हैं जो उनको करना चाहिए। तो जब हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो हम इस मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से देखें, और ये एकमात्र ईश्वरीय रचना है जो सर्वश्रेष्ठ रचना होती है। तो इस रचना के माध्यम से हमें प्रकृति की सेवा करनी पड़ती है। जैसा कि आपने अभी विभिन्न बोर्ड के बारे में बताया, और इसके अलावा जैसे केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, तो इन सभी बोर्ड को आप कैसे देखते हैं, या अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस विषय में आप बताइए। देखिए, जो बोर्ड है और केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन है, ऐसे बहुत सारे नए नए संगठन है, अपनी तरफ से अपना अपना ज्ञान बताते हैं। और इसी प्रकार कुछ क्रिश्चियन मान्यता वाले भी स्कूल हैं, कुछ मदरसे भी चल रहे हैं। तो कुल मिला की स्थिति ये हो रही है कि जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है वो सभी को एकजुट होकर एक मंच पर बैठना आवश्यक है। धर्म की शिक्षा देना एक अलग बात है और मानवीय मूल्यों की रक्षा की शिक्षा देना ये अलग बात है। अब अगर हम ये बताएं कि कोई ऐसा धर्म है जो अपनी पढ़ाई करता है और अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं भाई, आपको ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, और ये चीज करने से आपका ये नुकसान हो जाएगा और ऐसा होगा, जबकि ऐसा कोई नुकसान नहीं। कई जगह हमने ऐसा देखा धर्म के अलावा कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद अपने वैवाहिक जीवन में जब जाते हैं तो उनको 1 से लेके 3, 4, 5 शादियां भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो है शिक्षा का आधार जो है और जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारा कोई भी सामंजस्य नहीं है।
तो इसके लिए एक तो ये आवश्यक है कि सरकार को इन सभी संगठनों को एकजुट करना होगा। मान लीजिए अगर सरकार की तरफ से ये चीज नहीं हो पाती है, तो सरकार की तरफ से अगर ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं तो हम लोगों को तैयारी करनी होगी, क्योंकि सरकार का काम है नीति बनाना और नीति को क्रियान्वयन करने के लिए जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं, उनको लाना। और हम मनुष्यों को का ये कर्तव्य है कि उसको जमीन पे चलते हुए देखना, तभी वो कार्य सफल माना जाएगा, नहीं तो वो नीतियों में ही बना रह जाएगा और ऐसे नए नए संगठन रोज पैदा होते रहेंगे और कई संगठन निकलते भी जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता कि किसी भी बोर्ड में यह नहीं पढ़ाया जाता कि माता पिता कौन है, जिनके कारण उन बच्चों का पहचान है, उन माता पिता के प्रति बच्चों का क्या फर्ज। अब उसके बाद संस्कार मूल्य की बात होती है, तो संस्कार मूल्य में भी ये होता है कि भाई हमारे माता पिता हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी मोहल्ले के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, देश के लोग हैं। तो एक निष्ठा हमारी देश के प्रति जो होनी चाहिए, जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, वो नहीं है। पहले संयुक्त तो परिवार हुआ करता था, तो उसमें चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ जी सब रहते थे, तो सबके प्रति लोगों को विश्वास होता था और एक तरीके से ये बात होती थी कि भाई हाँ, हम बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और बच्चों को भी ये मालूम रहता था कि पढ़ाई मुझे कब करना है, अंधेरा कैसे हो जाना है। आजादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, कंप्यूटर भी आया, मोबाइल भी आया, मोटरसाइकिल भी आया, कारखाने भी आए और सभी की आर्थिक स्थिति बदली। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कभी भी कोई काम रुका, काम होता गया, लेकिन इसके जो विपरीत परिणाम आए कि हम अपने आप को इंडिविजुअल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं हूं तो सब कुछ है, मैं हूं तो गारंटी है, मैं हूं तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है, संगठन से हमारी पहचान होनी चाहिए। आज जो हम अपने स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ हम अपने टीचरों के साथ यही बात करते हैं कि भाई बच्चों को अपने माता पिता के प्रति या माता पिता को बच्चों के प्रति एक भाव के साथ बैठना चाहिए। आज माता पिता के पास भी समय नहीं है, वो बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, बच्चों को नौकर पाल रहे हैं। तो नौकर अगर पाल रहे हैं बच्चों को, तो फिर वो नौकर के साथ रहने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, माता पिता के जो संस्कार है वो उनके पास नहीं आएंगे। हम ये नहीं बोलते हैं पैसे की सबको आवश्यकता है, हर आदमी काम करे, लेकिन कम से कम एक समय तो ऐसा हो जब हम आधे घंटे अपने पूरे परिवार के साथ बैठ सकें। आज बच्चों को ज्ञान अपने धर्म का नहीं है, थोड़ा सा कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं मानते और हम इसको नहीं मानेंगे। तो आज जब पहले बच्चे ज्यादा हुआ करते थे, आज की स्थिति में बच्चे बहुत कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता बच्चों के अधीन हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं तो उनकी मोह माया के कारण उनको मनी, मोटरसाइकिल, मोबाइल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और पहले हम लोग ये देखते थे कि एक घर में 2 कमरे रहते थे तो पूरा संयुक्त परिवार उसी 2 कमरे में सोया करता था। अब ऐसा हो गया है कि चूंकि एकल परिवार हो जाने के कारण अभी ये स्थिति आ गई है कि सब बच्चों के अपने अपने कमरे हैं। तो वो बच्चे कमरे के अंदर रहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, माता पिता को इसका आभास नहीं होता। माता पिता जब अपनी नौकरी से आते हैं तो नौकरी से आने के बाद वो अपना थकान जो है वो बच्चों के साथ निकालते हैं, अपना गुस्सा बच्चों के साथ निकालते हैं। तो इन सब चीजों को देखना होगा और उसके अनुसार हमको अपने आप को बदलना होगा, हमको अपनी शिक्षा पद्धति के ऊपर विचार करना होगा। जैसा कि आपने ये सब बोला तो इस पर भी हमको विचार करना होगा। तो हम इस पर विचार करके हम लोगों ने जो एक कैरिकुलम बनाया है सभी बोर्ड को इकट्ठा करते हुए, वो एक निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक निर्माण में या जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो उसमें वो चीज सिद्ध हो सकेगा। हम आज ये नहीं जानते कि हमारे पढ़ाई हुआ बच्चा क्या बनेगा। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनको हम चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या विवेकानंद या स्वामी नाथन जैसे लोगों के हिसाब से, वैज्ञानिक बनाने के हिसाब से हम करें तो शायद ज्यादा होगा, लेकिन वो बच्चे जानते ही नहीं है कोई चीज। हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संस्था सरस्वती शिशु मंदिर जो चलाई जा रही है, तो उसके विषय में आपका क्या कहना, आपका राय?
देखिए संघ का एक अनुषांगिक संगठन है विद्या भारती। उसके तहत ये सभी संस्थाएं चल रही हैं और चलाई जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। मेरी जो स्मृति है, मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो सरस्वती शिशु मंदिर आया, तो मैं उसके प्रथम 5 विद्यार्थियों में से एक रहा। मैं भी सर। और अच्छा, तो ये वाली जो बात है, तो ये कह सकता हूँ कि जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरे संग आयु 50 वर्ष है, तो मैं 2.5 साल की उम्र से ही सरस्वती शिशु मंदिर में आना जाना शुरू कर दिया था। तो सरस्वती शिशु मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो उसके विभिन्न उद्देश्य थे कि लोगों को भारतीयता के बारे में जानना, भारत की पृष्ठभूमि के बारे में जानना, भारत की संस्कृति को जानना और विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के अनुसार सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करना और भारतीय मूल्यों की जब रक्षा की हम बात करते हैं तो उसमें जो इतिहास है, जिसमें जो लोग उनके बारे में नहीं हम जानते, हो सकता है शिवाजी हो सकता है तात्या टोपे हो सकता है और भी लोग हों, तो उन लोगों के बारे में जानने के लिए एक अलग से पुस्तिकाओं के माध्यम से, एक अलग से अध्याय जोड़ने के माध्यम से, एक विषय के माध्यम से रखा जाने लगा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने बचपन में कक्षा 5वीं तक, हमने 5वीं तक हमने ये विषय पर अध्ययन किया और उसके बाद फिर हमारी जो शिक्षा हुई वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में हुई। तो उसके कारण जो पश्चिमी सभ्यता का जो असर दिखता है वो भी दिखने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शिक्षा पद्धति है, उस समय जब हम जो थे, तो जो समर्पित हमारे गुरुजी थे, हम उनको आचार्य जी कहते थे। तो आचार्य जी कहने के पीछे जो उद्देश्य था वो भी एक संस्कार था हमारा, कि वो हमारे आचार्य हैं। और आचार्य मतलब हमारी संपूर्ण विकसित करने के लिए, हमारी संपूर्ण विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। आज की पद्धति में जो काम कर रहे हैं स्कूल, वो सिर्फ अपनी एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा प्रथम से द्वादश तक, 12वीं तक, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस पूरा हो और सिलेबस पूरा होने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट जैसी चीजें प्रदान कर दी जाए और वो परीक्षा पूरी हो जाए। तो इसलिए वर्तमान में भी सरस्वती शिशु मंदिर में थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की आवश्यकता मैं व्यक्तिगत रूप से भी महसूस करता हूँ, क्योंकि अब जो स्थिति है सरस्वती शिशु मंदिर की, वो उस समय वित्तीय कारण से समस्या खड़ी होगी, लेकिन आज वित्तीय समस्या नहीं होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो इसलिए सरस्वती शिशु मंदिरों को भारत की संस्कृति के रक्षा के लिए, सेवा के लिए, प्रकृति के लिए, सभी विषयों को उसमें समावित करके नए बच्चे पैदा करने होंगे जो राष्ट्रीयता के मूल्यों पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चलते हुए देश के 100वें आजादी का वर्ष बनाने में अपनी अहम भूमिका रख सकें। सर, जैसा कि आप हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हिंदुस्तान स्काउट गाइड की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन जब आजादी मिल गई हमको तो बहुत सारे लोगों ने इसे कमाई का धंधा बना लिया और अलग से कोचिंग करने के लिए, अलग से देने के लिए बहुत सारे स्काउट गाइड हो गए। तो अंग्रेजी विचारधारा के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, अंग्रेजों के समकक्ष वो काफी रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी, दोस्ती का और संगत का असर उनके ऊपर भी आया और उन्होंने हिंदुस्तान स्काउट गाइड या ऐसी सभी संस्थाओं को मर्ज करते हुए इन्होंने एक भारत स्काउट गाइड की रचना कर दी और उस भारत स्काउट गाइड के अधीन उसको मान्यता प्रदान कर दी और मान्यता प्रदान करने के बाद उसको राष्ट्रीय स्तर पर राशियों की व्यवस्था भी करने लगे और करते हुए उनको विभिन्न आयामों की शिक्षा देने लगे। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई और उन्होंने देखा, पहली सरकार आई,
तो माननीय उमा भारती जी उस समय खेल मंत्री हुआ करती थी। तो खेल मंत्री होने के नाते जब उन्होंने भारत स्काउट गाइड की दुर्दशा को देखा, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उस समय के राष्ट्रपति महोदय द्वारा, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा और बहन उमा भारती जी के द्वारा ये सोचा गया कि एक स्काउट गाइड की स्थापना और करनी चाहिए, जो बच्चों को शिक्षा के अलावा उनके आदर्शों को पालन करने के लिए काम किया जाए। अब जैसे मान लो सड़क पर दुर्घटना हो गई, तो हमारे किसी भी सिलेबस में, किसी भी बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि हम कैसे उसका मदद करें। अगर वो किसी भी उम्र का बच्चा है तो उसको ये चीज मालूम होनी चाहिए। जैसे छोटा मोटा अगर पेड़ है, सूख रहा है, तो प्रकृति का है, तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अभी जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में हमको स्कूल बंद हो गए क्योंकि वहाँ जो हवा है वो बहुत प्रदूषित हो गई। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तूफान आ जाता है, समुद्री विषमताएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसी सब स्थिति से निपटने के लिए, लोगों को संभालने के लिए ये जिम्मेदारी स्काउट गाइड के लोगों की है, होती है। तो हमने ये देखा है कि उस समय जब परेशानी होने लगी, तो जैसे आसाम है, वहां बहुत बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। तो अब हमको ये पता चल जा रहा है कि भाई मौसम आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो हम तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करके हम ये ठीक कर लेते हैं। तो स्कूलों के बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ट्रैफिक पुलिस कम है, बहुत सारी पुलिस में लोग कम है, तो हम बच्चों को भी कभी कभी उनको इसकी भी शिक्षा देना चाहिए कि भाई हम ट्रैफिक कैसे कंट्रोल कर सकें, अपराधों को कैसे कंट्रोल कर सकें, हम जासूसी विद्या को कैसे हम कंट्रोल कर सकें, हम सैनिकों को कैसे हम अधिक से अधिक सामान बॉर्डर पे पहुंचा सकें, उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सकें। इन सब विषयों पर जब आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी शिक्षा का बोर्ड नहीं है जो इस तरह की चीजों को चलाता है। सर, जैसा कि आपने अभी चर्चा किया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और खेल मंत्रालय से हिंदुस्तान स्काउट गाइड का क्या संबंध है? देखिए, हिंदुस्तान स्काउट गाइड की जब स्थापना हुई और जिन उद्देश्यों को लेके हुई, उसमें भारत स्काउट गाइड में कई विकृतियां आ चुकी थी। तो इसलिए बहन उमा भारती जी ने इसके बारे में सोचा। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के झंडा जो है वो भगवा झंडा है और इसका डिजाइन जो है वो इंद्रेश कुमार जी ने किया। और जब इसकी स्थापना हुई तो भारत स्काउट गाइड और हिंदुस्तान स्काउट गाइड दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया और दर्जा देने के बाद इनको खेल मंत्रालय के अधीन इनको रखा गया। तो खेल मंत्रालय के अधीन जो है वो, जैसे बोलते हैं ना अपन, युवा एवं खेल मंत्रालय, तो खेल मंत्रालय अलग चीज है और युवा मामले अलग हैं। तो युवा मामले में क्या आ जाता है, स्काउट गाइड आ जाता है, एनसीसी आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी भी आती है और शिक्षा मिशन के भी जो है नेहरू युवा केंद्र भी आता है। तो इन सब की गतिविधियों को युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन ही रखा गया है और वहीं से इनको फंड मिलता है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं कि इस तरह का काम करना है, हम देखते हैं कि हर साल आसाम में बाढ़ आती है, तो हमें यह देखना है कि भाई हमने कितने ऐसे तैराक पैदा कर लिए या हमने ऐसे कितने लोगों की व्यवस्था की। जैसे एनडीआरएफ होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, तो उसको भी मदद करने के लिए हमको स्कूल के या नौजवान बच्चों को तैयार करना है। अब स्कूल में बच्चों को तैरना ही नहीं आता, ये विद्या सिखाई नहीं जाती, तो वो कैसे किसी की मदद करेगा? अगर बाढ़ आएगी तो डूबेगा और मरेगा। तो हमको ये सीखना है कि हम कैसे एनडीआरएफ की टीम को हम मदद कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं है तो वो जो स्पेशल टाइप का एयर ड्रेस पहनते हैं, वो एयर ड्रेस को हम पहुंचा के उनको दे तो सकते हैं। तो हमको इस तरह के लोगों को तैयार करना। सड़क पर अगर कोई दुर्घटना घट गई तो हम उसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास चादर है तो बांस में चादर के चारों कोनों को बांध दिया और एक स्ट्रेचर टाइप का हम बना लेते हैं और बना के तुरंत गाड़ी में रख के उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। कई लोगों को इसलिए मृत्यु हो जाती है
जो वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तो सड़क है, ट्रैफिक है, एक पुलिस वाला है, एक चौक पर है, उसकी मदद करनी है तो अलग अलग चारों लड़के चार जगह खड़े हो जाएं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें। तो इसमें हम किसको सब मदद कर रहे हैं? पुलिस वाले को मदद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम अपने देशवासियों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की रक्षा करना एक अलग बात है, लेकिन उसको समझना अलग बात है। और समझने के लिए आज की युवा पीढ़ी में समय बिल्कुल नहीं है, वो दूसरे तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है कि भाई हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। आखिर किसी न किसी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री तो बनना ही होगा, और किसी न किसी को महात्मा गांधी के पास गांधी जी का चरित्र तो लेके चलना ही पड़ेगा, किसी न किसी को नेहरू जी बनना ही पड़ेगा। तो हमको इस तरह के जब हम काम करेंगे और जब इस तरह की चीजों को शिक्षा में लाएंगे, हम धर्म के रूप में लाएंगे, हम धर्म हमारा क्या कहता है, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति क्या कहती है, जब तक कि हम इसको शिक्षा के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे हमारा कोई फायदा नहीं होना। दूसरी चीज, हम ये देख रहे हैं आजादी के बाद, हम आज छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, आजादी के बाद जो आदिवासी घुटने तक धोती पहनता था, आज आजादी के 80 साल 70-80 साल के बीच बाद भी उसकी धोती वहीं पे है। कोई कभी किसी सरकार को दोष देता है, कोई कभी किसी सरकार को दोष दे देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कर्तव्य है, मनुष्य जाति में जन्म लेने के बाद जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं सबको सेवा प्रदान करना। और हम क्या देखते हैं कि अब हमारी इस नई शिक्षा पद्धति में क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हम खाली किताबी कीड़े की तरह तोता लतंट बनता जा रहा है। ये भैया हम रट लिए और रट के साथ हमने अच्छे नंबर लिया है। पहले 100 में 100 मिलते नहीं थे, आजकल हम ये देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में भी या दूसरे बोर्ड में भी 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं। 100 में 100 का मतलब ये होता है कि वो आचार्य बन गया, उससे वो उस विषय में वो पूरी तरह से पारंगत है। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी तरह से पारंगत नहीं है, लेकिन उस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसी को अपन ने कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं, विगत 25 वर्षों से आपका योगदान रहा है कृष्णा पब्लिक स्कूल के लिए, तो आपका क्या विचार है कृष्णा पब्लिक स्कूल के लिए? देखिए, कृष्णा पब्लिक स्कूल की स्थापना तो काफी पहले की गई थी और एक छोटे से शेड से कृष्णा पब्लिक स्कूल चालू हुआ था, और उसके बाद नेहरू नगर में वहाँ के कलेक्टर के द्वारा उनको जमीन दी गई और उसके बाद कृष्णा पब्लिक स्कूल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और इसमें हमने ये सोचा कि अगर पढ़ाई को हम उस समय की जो स्थिति थी कि हम बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं और अपने स्कूल को सब जगह फैलाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ये पाया कि वहाँ के प्रबंधकों के साथ जब हमारी बैठक होती थी या बातचीत होती थी, तो उस समय बस यही एक चलती थी बात कि भाई बच्चे 12वीं के बाद कितने बच्चे डॉक्टरी में जा रहे हैं, और उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे, तो उसमें भी बहुत स्पर्धा हुई करती थी। तो कृष्णा पब्लिक स्कूल के द्वारा ही कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू की गई, और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते थे तो उसमें काफी संख्या में बच्चे पीईटी और पीएफटी में सेलेक्ट हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या काफी बढ़ गई, तो अब आज की तारीख में तो कई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। अब अचानक से मेडिकल कॉलेज की बाढ़ आ रही है। तो कृष्णा पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे द्वारा कार्य किया गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता आया है कि लोग ये सोचते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है, इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, कि वो इंडस्ट्री जिसने भी चालू की है वो ये सोचता है कि वो इंडस्ट्री का उसका जो बालक है या उसका जो बेटा है वो इंडस्ट्रीज को संभाले। लेकिन उसके अंदर भी योग्यता होती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि उसके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन जो लोग संभाल रहे होते हैं उनसे असुरक्षित होना और ये सोचना कि भाई अगर ये रहेंगे स्कूल में तो हमारी तो ये अगर व्यक्ति इंडस्ट्री में रहता है तो इससे हमारे बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, हमारे पावर में कुछ परेशानी हो सकती है। तो कुछ ऐसी ही घटना कृष्णा पब्लिक स्कूल के साथ घट रही है। तो मेरा ये सोचना है
कि ठीक है, कृष्णा पब्लिक स्कूल अपनी जगह कार्य कर रहा है और आज की तारीख में सबसे बड़ा स्कूल है और जो लोग चला रहे हैं वो लोग भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनकी मान्यता आज एक छत्तीसगढ़ के महान शिक्षाविदों में होती है और उनकी गणना भी होती है और लोग भी चला रहे हैं। तो बड़ा होने के नाते, संबंधी होने के नाते मैंने ये सोचा कि कल को कोई घटना या दुर्घटना घटे, इसके पहले ही क्यों ना मैं अलग हो जाऊं। और अलग होकर मैंने अपने कुछ शुभ चिंतकों के साथ एक छोटे छोटे स्कूल का निर्माण किया और जो मेरी भावनाएं हैं कि हम देश की सेवा करने वाले लड़कों को या बच्चियों को पैदा करेंगे, उनको उस राष्ट्र के निर्माण में हम उनको आगे बढ़ाएंगे और जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो ये बच्चे जब 25 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब बड़ी भूमिका में आएंगे तो निश्चित रूप से इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो आनी चाहिए। आज के स्कूलों में, चाहे वो कृष्णा पब्लिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल ये सोचता है कि हम दूसरे से कैसे अलग हैं और हम दूसरे से श्रेष्ठ हम अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं, कभी कुछ बातें सच होती हैं, कभी कुछ बातें गलत भी होती हैं। तो इन सब बातों से बचते हुए हमको राष्ट्र के निर्माण में सोचना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में सोचने के तहत हमने अपना काम किया और हम इस काम को आगे बढ़ाने में लग गए। और हमने व्यक्तिगत रूप से हमने इसलिए ऐसा सोचा कि अब हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां हमको एक स्थायित्व के बारे में सोचना है और एक निर्णय लेकर देश की सेवा में काम करना है। सर, आप अपने आगे के जीवन के बारे में या आप अपना भविष्य किस ओर देखते हैं इस बारे में? देखो, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ और इस नाते भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाला हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि लोगों को भी इस तरह के चीजों से जुड़ना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि सहकारिता में मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं प्रकृति के साथ जुड़ चुका हूँ। वृक्षारोपण से लेके प्रकृति की सेवा तक ऐसे काम हमको करने चाहिए जो आने वाले पीढ़ी को हम मदद कर सकें और उसमें कार्य कर सकें। दूसरा, सहकार भारती का जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्वावलंबन देना। अभी हमारी देश की जो आधी जनसंख्या है, महिलाएं हैं, कुछ जरूर आगे बढ़ गई हैं, काम कर रही हैं, कल्पना चावला जैसी भी बहनें हमारी आगे आई हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमको अभी बहुत सारा काम हमारे देश को, जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, तब तक तैयार करना है और हम भारत माता को परम वैभव के शीर्ष पर बिठाना चाहते हैं। तो वो सब तभी संभव होगा जब भारत का हर नागरिक स्वावलंबी हो, उसका पेट भरा हो, उसके पास अपना मकान हो, उसके पास अपने कपड़े हो, उसके पास अपने संचालन करने के लिए आने जाने का साधन हो। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सहकारिता एक बहुत बड़ा आंदोलन है और सहकारिता के आंदोलन को लेके चलना, जिसमें समूह में काम करना, जैसा कि अमूल एक बहुत बड़ा उदाहरण है सहकारिता का। इसमें करीब 15 से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो एक लाइन पर एक चीज के साथ सोचते हुए काम कर रहे हैं और उससे जो इनकम हो रही है वो सभी लोगों में बराबर उनके अनुपात के अनुसार, उनके द्वारा लगाए गए धन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जब उनके द्वारा मिलजुल कर काम करते हुए, एक सहकारी समिति बनाते हुए काम अगर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और अभी भी भारत को बहुत विकास करना है। अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि 70% जनता गांव में ही है, गांव के लोग हैं, बच्चों को नशे से दूर करना है। तो इस बारे में मैं सोचता हूं कि जो भी मेरी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, मैं सहकारिता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से बढ़ूंगा। हम जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, तो मेरा जाने का विषय जो ये था कि मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड में जाता हूँ तो मैं स्कूलों की अंदर प्रवेश कर पाऊंगा और स्कूलों के अंदर प्रवेश कर पाऊंगा तो बहुत सारे विद्यालयों में मैं जा पाऊंगा, बहुत सारे विद्यालयों में जा पाऊंगा तो मैं वहाँ के बच्चों से भी मिल पाऊंगा और बच्चों से भी मिल पाऊंगा। तो उन बच्चों को बहुत सारी बातें बताकर, देश की पुरानी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताकर, देश की आर्थिक स्थिति का
के बारे में उनको जानकारी देकर और हम राष्ट्र निर्माण में उन अधिक से अधिक युवकों का और युवाओं को हम लगा सकेंगे। और इसी को आधार मानते हुए हम स्कूल में और सहकार भारती में हिंदुस्तान स्काउट गाइड में हम अपने आगे के भविष्य की ओर काम करना चाहते हैं। अब ईश्वर हमको क्या प्रेरणा देते हैं, हम क्या करेंगे, इस बारे में कोई फोरकास्टिंग करना अच्छी बात नहीं है। हमारी एक एक सांस जो है वो कैलकुलेटेड है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जब तक जीवन है तब तक ईश्वरीय कार्य करना है। और इस ईश्वरीय कार्य को हम नौजवान युवकों को, महिलाओं को और बच्चों को समर्पित कर सकें तो निश्चित रूप से देश जो है वो समृद्धशाली होगा, श्रेष्ठ भारत होगा और स्वाभिमान भारत का पूरे देश में बढ़ेगा और भारत स्वावलंबी भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इतनी सारी जानकारी आपसे मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पायल जी, आपने ऐसा मौका हमको दिया, इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ कि हमको आपने इस लायक समझा कि हम इस तरह की कुछ बात कर सकते हैं। धन्यवाद।